नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, जहां हर व्यक्ति दुखी है और अपने वर्तमान पद से ऊंचे पद की आकांक्षा रखता है। यह बयान तो आज नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान दिया, पर यह बयान महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा फिट बैठ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। कोई कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो वहीं कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी चौंकाते हुए किसी नए चेहरे को सीएम बना सकती है। तो वहीं सभी की नजर एकनाथ शिंदे पर भी टिकी हुई है। शिंदे खुद को कॉमन मैन बता रहे हैं और अपनी इसी छवि को महायुति की प्रचंड जीत का श्रेय भी दे रहे हैं। साथ ही दोबारा सीएम बनने की इच्छा भी जता रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। चर्चा तो ये भी हो रही है कि शिंदे सीएम की कुर्सी जाने के एवज में गृह मंत्रालय चाहते हैं, तो जमकर बयानबाजी जारी है। चर्चा भी जबरदस्त महाराष्ट्र को लेकर हो रही है। मुंबई से दिल्ली तक मैराथन बैठकें भी हो रही है। तो आखिर महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर चल क्या रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का महासागर है। शिंदे साहब को मालूम है, उनको जो कुछ भी चाहिए और जो कुछ भी मिलेगा, ये जब तक शपथ है। सरकार बनी और 1 महीना बीता, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत ऑलरेडी आ चुकी है। आप इस चीज को समझिए। तो वो थोड़ा सा, भाई किसी के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी जा रही है, वो बेचारा बोल नहीं पा रहा है। आप अपने लोगों को फिट करते हो कि मीडिया में आए, तो ये शिवसेना से आए हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो वो संजय राउत वाली बीमारी लगी रहती है ना। उनके पैर के नीचे से जमीन खींच ली गई, उनको पता भी नहीं चला। अभी वो मांग रहे हैं कि गृह मंत्री और हमें अर्बन डेवलपमेंट भी चाहिए, पीडब्ल्यूडी भी चाहिए, राजस्व भी चाहिए। हमको जब तक इतना नहीं मिलेगा, अभी तो दूसरा खेल शुरू हो गया जी। ये जितना बयानबाजी, जितना प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी है। अभी किन किन लोगों को मंत्री आप बनाओगे, अमित शाह ने रिपोर्ट मांगी है कि ऐसा नहीं होगा कि आपने अपनी पार्टी की तरफ से तय कर दिया ये बनेगा, ये बनेगा, नहीं होगा। कहां मुख्यमंत्री बनने की चाहत थी। अमित शाह ने ऐसा चक्र चलाया है जी। अभी दिल्ली में लोग आए, क्यों आए? अब आप नाम मांगेंगे और उस पर यह विचार होगा कि इस व्यक्ति ने लोकसभा के चुनाव में क्या रोल अदा किया, तब आपको दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वो खेल समझ नहीं पा रहे हैं। पहले भी खेल नहीं समझे, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। शिंदे गुट का मंत्री होगा, लेकिन वो मंत्री बीजेपी के चॉइस का होगा जी। कहां चक्कर में फंसे हुए सारे। मैं देख रहा कुछ पत्रकार लोग पागल हो गए जी, लिस्ट निकाल रहे हैं। हाँ, कांग्रेसी पत्रकार सब तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ 132 सीटें आई है, बाकी सारे लोग इकट्ठा हो जाएं तो वहां पे ऐसी सरकार बन सकती है माइनस बीजेपी। भाई, आपने क्या समझ लिया है? मैंने आपके फ्रस्ट्रेशन, आपके अंदर जो कह सकते हैं परेशानी, जो कीड़ा जो चलता रहता है हिंदुत्व के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, देश के खिलाफ, तो कुछ भी आप अनाप शनाप बोलिएगा बस इसलिए कि भाई आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इशारा समझ में आता नहीं कि क्या हो रहा है नीचे। ये अमित शाह ने क्यों किया?
आप तो छोड़ दीजिए कि ये मांग रहे हैं हमको गृह मंत्रालय चाहिए, ये चाहिए, वो सब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज सवेरे सवेरे एक घटना घटी। भाई पार्लियामेंट चल रहा है ना, सारे एमपीज को तो यहां ही होना चाहिए, दिल्ली में। जी। शरद पवार के चहेते और वरिष्ठ सांसद वो सवेरे सवेरे चले गए मिलने के लिए। किससे? देवेंद्र फडणवीस से। हाहाकार मच गया। कल भी हमने स्टोरी की थी, आज भी बता रहा हूं। जी। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, ये जो महाविकास अघाड़ी है, इट हैज कोलैप्स्ड। इन लोगों के बीच नतीजों के आने के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बातचीत। देयर इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सबको अपने अपने हाल पे छोड़ दिया गया है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। शरद पवार पत्रकारों से बता रहे कि भाई तो कांग्रेस बजट की वजह से हार गए हम लोग। कांग्रेस पार्टी बोल रही है उद्धव ठाकरे की वजह से हार गए हम लोग। उद्धव ठाकरे बोले भाई कांग्रेस लोगों ने बर्बाद कर दिया, और कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि इसे नाना पटोले ने बर्बाद कर दिया। ये नाना पटोले जो है वो आरएसएस का एजेंट है। दीजिए, अब इतना ही नहीं हुआ है। हर विधायक जो चुन के आया है, चाहे वो एनसीपी में, कांग्रेस में और शिवसेना में, वो अपनी अपनी पार्टी को तोड़ने में, पार्टी को छोड़ने में जो कुछ भी रोल अदा कर सकते हैं, सारे लोग तो देवेंद्र फडणवीस को जाकर के मिल रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे के लोग भी जाकर के मिल रहे हैं अजित पवार से जी। कांग्रेस के नेता जाकर के मिल रहे अजित पवार से, विधायक जो चुन के आए हैं। और शरद पवार ने तो पूरी पार्टी को ही भेज दिया, मैसेंजर भेज दिया देवेंद्र फडणवीस के बाद कि ज्यादा परेशानी हो तो हमें बताना, 10 हमारे पास है। क्या हो रहा है उधर? उधर चाचा भतीजे में अलग खेल चल रहा है। क्या चाचा भतीजे एक बार फिर साथ वो साथ नहीं आने वाले, वो तो ईगो की लड़ाई है। अब अजित पवार को तो वो ही हैज टेस्टेड द ब्लड, वो पूरा एनसीपी नाम भी आ गया, सिंबल भी आ गया, पार्टी वार्टी सब ले लेंगे। और ये क्यों चीज हो रही है? तो एक जो श्रीगोंडा का एमएलए है, जीत के आया है, वो अजित पवार से जाकर के मिल रहा है। भाई शरद पवार की पार्टी का आदमी जाकर के मिल रहा है वो अजित पवार से। खबर आ रही है कि राहुल जगताप ऑलरेडी घोषणा कर चुके, वो जा रहे, वो लॉयलिस्ट है, सबसे नजदीकी व्यक्ति शरद पवार के, वो जा रहे उधर। 4 नेताओं का नाम आ गया है पब्लिकली कि जो लोग वो देखे गए मुंबई में अजित पवार के घर में, तो ये लोग तो आ रहे हैं इधर। तो शरद पवार को क्या लगेगा कि नहीं भाई, पार्टी को बचाने का एक तरीका क्या हो सकता है, ये तो छोड़ के जाएंगे। क्यों छोड़ के जाएंगे? वो भी जानते हैं कि राजनीति की मजबूरी क्या होती है। जैसा आपने कहा कि बिल्कुल उसको कहते हैं कि जो तृप्ति जिसको नहीं मिली है, असंतोष में जो है एकदम डुबकी लगा रहा है, उसको तो पैसे चाहिए, पद चाहिए, नहीं कुछ चाहिए तो कम से कम ईमानदारी से भी अपने कंस्टिट्यूएंसी से जहां से वो जीत के आया है उसके लिए कुछ काम चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट चाहिए। बिल्कुल। महाराष्ट्र में बहुत पैसा है तो बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें, भाई ब्रिज ही बनाना है, ओवर ब्रिज ही बनाना है, स्कूल ही बनाना है, भाई सरकार के साथ रहोगे तब तो होगा। और दिक्कत क्या है? इस काम के तो माहिर है शरद पवार, वो जानते हैं कि ये 10 की संख्या है, कभी भी पार्टी टूट जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि बहुत मैराथन कार्यक्रम बनाना पड़ेगा कि 56 विधायक हैं, 40 को तोड़ना होगा। ये तो 40 का सिस्टम ही नहीं, ये तो खट बीजेपी ने चाहा और फट पार्टी टूटी। तो भाई अजीत पवार के पास सारे लोग जा रहे हैं, तो शरद पवार जैसे चालाक राजनेता क्या करेंगे? वो कह देंगे कि तोड़ो मत, ले जाओ, हमारा समर्थन है, इसको क्यों ऐसे कर रहे हो? इशारा पहले ही दे दिया था तो सन्यासी। इसलिए तो वो बोल दिया कि भाई ले जाओ, बाकी लोग जो है तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम जो है डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई समर्थन मिल जाएगा। हो गया बहुमत।
और इसीलिए शिंदे गुट को यह मालूम चला तो शिंदे गुट की तरफ से बयान दिलवाया गया कि अजीत पवार अगर हम लोगों के साथ नहीं होते तो हम लोगों को 90 और 100 सीटें आ गई होती। कहने का मतलब क्या हुआ, अजीत पवार वो बोले भाई हमको डिप्टी सीएम काफी है, वित्त मंत्री काफी है, बाकी सब आपस में बैठ के तय कर लेंगे। शिंदे का पोजीशन वो खराब हो गया। जी जी। अब शिंदे को भी अपनी मजबूती बढ़ानी है। मालूम चला कि उद्धव ठाकरे के यहां अलग बवाल कट रहा है। उसके विधायकों ने 10 विधायकों ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि भाई अगला बीएमसी चुनाव और जो लोकल स्थानीय चुनाव जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से आप रिश्ता तोड़िए, और अगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, अगर आप उस गठबंधन में बने रहेंगे तो आप जानिए, आपका काम जानिए, फिर एक्सीडेंट होगा तो हमको मत कहिएगा। मतलब खुला चैलेंज दे रहे हैं कि अगर आपने कांग्रेस से रिश्ता नहीं तोड़ा, देखिए वो दानवे साहब जो है अपना संभाजी नगर में बांग्लादेशी के मसले के ऊपर वो अपना अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। उसने घोषणा कर दी, कौन है ये, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वो नेता हैं, सदन के लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो साफ उन्होंने कह दिया कि ये संजय राउत और आदित्य ठाकरे गलत राह पे लेकर के जा रहा है पार्टी को, ये हिंदुत्व के ऊपर वापस आना पड़ेगा। तो अगर आपने कांग्रेस से रिश्ता तोड़ा नहीं तो पार्टी टूटेगी, ये स्थिति बनी हुई है। तो उसके बाद मालूम चला कि उनको मालूम चला भाई कि उद्धव ठाकरे के गुट में भी बवाल मचा हुआ है, उधर भी टूट फूट हो रहा है, और उधर जब टूट फूट होगा तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आगे आए गुलाबराव पाटिल और उन्होंने भेद खोल दिया। क्या भेद खोला, बोले भाई 20 तो आपके विधायक हैं जी, 10 जो हैं वो हम लोग के संपर्क में हैं, फोन कर दिया, हुजूर दरवाजा खुला रखना। इनकी संख्या इतनी कम है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, उद्धव ठाकरे हो, ये एक पार्टी तो नहीं है ना, अलग अलग पार्टी है। जितनी मेहनत शिंदे को करनी पड़ी, अजीत पवार को करनी पड़ी, उसका 10% भी नहीं करना पड़ेगा, ये पार्टी टूट जाएगी जी। ये क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र है, और ये सारी चीजों को समझते हुए शिंदे सरेंडर कर गए सीधे। क्योंकि जो 12 अदर्स हैं, जिसमें 2 समाजवादी पार्टी है, 2 इंडिपेंडेंट है, एक वामपंथी है, 2 समाजवादी पार्टी के हैं, तो ये सारे लोग जो हैं 12 हैं टोटल। 12 में से 6 ने ऑलरेडी बीजेपी को समर्थन दे दिया, तो ऑलरेडी 38 पहुंच चुके। 6-7 की जरूरत है, 6-7 तो ये तो 6-7 विधायक तो बीजेपी के ऑफिस के बाहर घूम रहे हैं क्या हमें ले लो, हमें ले लो जी। तो ये जो कहानियां चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बनेंगे, तो शिंदे ने नहीं माना, शिंदे नाराज हो गए, बीमार हो गए, सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। क्यों, ये राजनीति है, सब लोग अपने, और ये जो जिद चल रहा है शिंदे साहब के लिए सिंपैथी है कि वो इस चीज को जान रहे हैं कि 3 महीने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने आप में वो 150 के ऊपर होगी। ये उनको मालूम है, ये उनको मालूम है अच्छी तरीके से कि ये तो ऑलरेडी उनके पास जो है बहुमत आ जाएगा जी। तो जितना दुहना है, जितना हम कर सकते हैं, वो अभी 2-3 दिन है, और होगा वही जो हम लोग 3 दिन पहले से बता रहे हैं कि जो दिल्ली में बीजेपी के सूत्र जो हमारे हैं उन्होंने जो बताया, डिप्टी सीएम अजीत पवार शिंदे बनेंगे, वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास होगा, इनके पास पीडब्ल्यूडी और राजस्व होगा, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास होगा। बाकी किसको किसको क्या दिया जा रहा है वो
पहले तो बहुत ही अच्छे माहौल में हो जाता, थोड़ा सा इन लोगों की बात सुनी भी जाती, लेकिन शिंदे साहब ने इतना ड्रामा कर दिया तो अमित शाह ने चाबी घुमा दिया है कि ये भी फैसला अब दिल्ली के अंदर ही होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद अब 5 दिसंबर को आजाद मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। महायुति की नई सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास रहेगी। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को होगी, जिसमें सीएम का ऐलान भी हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया जा चुका है और शपथ ग्रहण की तैयारी भी जबरदस्त चल रही है। हर किसी को इंतजार बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का है। तो महाराष्ट्र की राजनीति पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।